कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी वक्ता श्रीमती डॉक्टर उषा मिश्रा जी को। ये विभागाध्यक्ष MMP शाह वुमेन्स कॉलेज मुंबई की हिंदी की विभागाध्यक्ष है। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत केवल हिंदी को नहीं देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि पूरे भाषा को बचाने की जरूरत है। पूरी हमारी भाषाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं। हिंदी इसलिए प्रमुख हो जाती है क्योंकि वो कहीं न कहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जिस विषय को केंद्र में रख करके यह संगोष्ठी आयोजित की गई है, सचमुच में बहुत ज्वलंत प्रश्न है। और ये आज से ज्वलंत नहीं है, मुझे लगता है जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के आज तक वो चुनौती का सामना कर रही है। और मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि किसी पूर्व संध्या, दिवस, सप्ताह और महीने का सवाल ये नहीं है। यह जुड़ा है प्रतिदिन का सवाल, यह जुड़ा है हमारे अस्तित्व से, हमारे देश के अस्तित्व से। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि भाषा मात्र विचार विनिमय का माध्यम नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना की द्योतक है। वो हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक है। भाषा के बिना हम सोच ही नहीं सकते हैं, किसी भी संस्कृति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब अगर इस दृष्टि से हम नई पीढ़ी द्वारा बोली जाने वाली भाषा, विशेषतः हिंदी भाषा के संदर्भ में उसका आकलन करते हैं, तो संस्कृत का एक भयावह रूप हमारे सामने दिखाई देता है। कारणों की बात यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक ईमानदार सर्वे की जरूरत है, करके ये वस्तु स्थिति हमारे सामने आ पाएगी। दशकों से ये होता आ रहा है कि हिंदी एक तरफ राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के शिकंजे में अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ नीर की तरफ बहती जा रही है। उसका बहना भी अगर हम देखें तो एक और गति का, प्रवाह का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ हम बड़े बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं बह रहा है, यानी बिगड़ रही है। अब देखा जाए तो देवभाषा भी बिगड़ी थी। भाषा बिगड़ते बिगड़ते हम देखते हैं कि आज हमें भारतीय भाषाओं के रूप में एक भाषाई सागर मिला। अब यहाँ कई प्रश्न खड़े होते हैं, फिर मैं उस पर बात नहीं करूंगी फिर कभी, क्योंकि वो भी विषयतर हो जाएगा। मैं कहना चाह रही हूँ कि जब बहाव आएगा तो बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा तो परिवर्तन का वो सबसे सच्चा नियम है। वो परिवर्तन का नियम है, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ही कहीं न कहीं हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। अब यहीं पर हमें समझने की जरूरत है कि इस परिवर्तन में हमारा दायित्व क्या है। मुझे लगता है हमारा दायित्व है सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन विडंबना क्या है कि हम थोथा को सार मान बैठते हैं और कहीं न कहीं यही हमसे गलती हो जाती है। आज की स्थिति पर अगर गौर करें, एक नजर डालें, तो हमारी वे सारी भाषाएं भी संकट में है जिन्हें संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। बाकी जो भाषाएं हैं, करीब अनुमानित जो भाषा की संख्या बताई जाती है 1957, उनकी ओर तो कोई देखता भी नहीं, कोई सोच नहीं रहा है कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हमारी मर गई हैं। ये संस्कृति बहुल देश के भीतर कहीं न कहीं अस्तित्व का संकट नहीं तो और क्या है। बहरहाल हम हिंदी की बात करें तो वर्षों पहले रघुवीर शाह, हिंदी के बहुत अच्छे नई पुरोधा के कवि, उन्होंने कहा था, हमारी हिंदी एक दुहाजू की नई बीवी है, बहुत बोलने वाली, बहुत खाने वाली और बहुत सोने वाली। आज भी ये मुझे पंक्ति प्रासंगिक लगती है, क्योंकि आप हर चैनलों पर देखिए, हर कार्यालयों में देखिए, ये तीनों स्थितियां हमको दिखाई देती है। यहाँ बहुत अच्छी बात है, गगनांचल के संपादक भी हैं, यानी ये उस तरह की चीजें जहां से इसको एक नई दिशा देनी चाहिए, इस तरह के व्यक्ति इस मंच पर उपस्थित है, ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं अपनी बात समेटती हूँ और मुंबई और उसमें विशेष रूप से महाविद्यालयों में जो नई पीढ़ी शिक्षा ले रही है उस पर बात करूंगी, जो कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की संपाति है। यहाँ भाषा को यदि मात्र बोलचाल के रूप में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला समझ रहा है, और भाषा का काम भी यही होता है। लेकिन जब हम उसे संस्कृति और संस्कार के संवाहक के रूप में देखते हैं तो खतरे की घंटी सुनाई देती है। अब एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि माता जी, माँ, अम्मा को हम मातोश्री के अपभ्रंश के रूप में देख सकते हैं, लेकिन वही मीडिया के प्रभाव में दूसरी बार वो मातोश्री शब्द का, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, प्रचलन में आया, तो मुझे ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कहीं न कहीं अर्थ विचलन की स्थिति में आया।
कहीं ना कहीं आडंबर के रूप में आया, और ये हमारी भाषा के लिए सही नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं उस सम्मान और अपनत्व की कमी थी जो वो मूल रूप में वहां पर दिखाई देती है। अब सर्वनामों की और अगर हम देखते हैं तो इस पीढ़ी द्वारा जिस तरह के सर्वनामों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे भाषा का क्या भविष्य होगा, मैं से मेरे, तू से तेरे, यानी उसमें भी कितना भाषा का स्वरूप जो है किस तरह से उसको बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है। मुंबई में अगर देखें तो भाषाई विचलन का एक बहुत बड़ा कारण बहुभाषी संस्कृति, बहुभाषी को भी हम ले सकते हैं। लेकिन कई चीजों को देखने का मुझे लगा कि यहाँ पर वो केवल एक संप्रेषण की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें सांस्कृतिक पतन जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती, कोई खतरा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी बात अगर मैं कहूँ कि जब मैं शुरू में यहाँ आई तो जो महाराष्ट्रियन विद्यार्थी हैं जो हिंदी पढ़ते थे तो मुझे कहते थे मैडम तुम देख लो ना, तो मुझे बड़ा चुभता था कि तुम, मतलब एक टीचर को कोई तुम कैसे कह सकता है। फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं, वो भाषा की प्रकृति है, उसमें एक अपनत्व तो है, बस हमको एक समझने की जरूरत है कि भाषा किस तरह से कहां पर बोली जा रही है। लेकिन जहां बाजारवाद या भाषाई बाजारवाद की बात आती है तो वो चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि मिलावट का एक ऐसा बाजार हमारे सामने खड़ा है जिससे हम अपनी भाषा को हाशिए पर चले जाते हुए देखते हैं। हिंदी के साथ तो दो तरफा खतरनाक स्थिति है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, यानी एक तरफ शुद्धतावाद है वो उसमें जकड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ वो मिलावट में वाद में जकड़ी हुई है। देखिए, गीत हो, संगीत हो, मनोरंजन की दुनिया हो, फिल्में हो, धारावाहिक हो, हर जगह इंग्लिश बढ़ती जा रही है। अगर हम किसी भी एक भाषा को शुद्ध रूप में बोलें तो लगेगा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को उस भाषा के माध्यम से बचा रहे हैं। सवाल यह है कि किसे दोष दें, इस पीढ़ी को दोष दें? मुझे नहीं लगता कि इस पीढ़ी पर किसी भी तरह के दोषारोपण की जरूरत है। हमें अपनी तरफ एक नजर डालना चाहिए, हमें अपने उन संविधान पर, उन जो नीति बनाने वाले लोग हैं उन पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 2020 की नई शिक्षा नीति को अगर छोड़ दें तो आजादी के इतने सालों बाद भी हमने भाषा के लिए कौन सी नीति बनाई है, और जो बनी हुई है वो फाइलों में बंद है। अब जड़ को काट कर आप उस पर कितनी डालियां और हरे पत्तों की कल्पना करेंगे, ये बेमानी हो जाएगा। यानी हिंदी माध्यम बंद हो रहे। मैं महाराष्ट्र की बात या हिंदी भाषी प्रदेशों की बात हम नहीं करें, अगर हम इसको पूरे देश में देखें तो हर जगह हिंदी भाषी प्रदेशों में भी उस तरह के विद्यालय बंद हो रहे हैं। ऐसे में हम किसके सामने उस भाषा के और साहित्य के विकास की बात करें? ज्ञान विज्ञान का जिस तरह से दायरा बढ़ता जा रहा है, मातृभाषा, संपर्क भाषा, रोजगार की भाषा, विश्व भाषाओं के सीखने और सिखाने का बोझ भी तो इस पीढ़ी पर है, हमें वो भी समझना चाहिए। एक और प्रयोग बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, ये पीढ़ी कर रही, जो शॉर्टकट लैंग्वेज है, यानी वो एसएमएस की भाषा अगर हम कहें, और मोबाइल संस्कृति के चलते ये खूब धड़ल्ले से चल ही रही है, खूब प्रचलन में है। कभी कभी तो मैं बताऊं कि विद्यार्थी जब इस तरह के मैसेज करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, तो फिर मैं रिप्लाई करती हूँ उनको, फिर से कहती हूँ इसका मतलब क्या है, तो कहते मैम ये तो है। तो मुझे लगता है अरे हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं इनकी शॉर्ट भाषा को, और फिर मैं इसको जोड़ने लगती हूँ कहीं न कहीं क्रिकेट मैच से। एक समय था हम टेस्ट मैच खेला करते थे, उसका आनंद लेते थे, फिर वनडे आ गया और फिर 2020 आ गया। मुझे लगता है कि हमारी भाषाएं, हमारी हिंदी विशेष रूप से, ये 2020 के दौर से गुजर रही है। शॉर्टकट में कितनी शॉर्ट होगी ये समय ही बता पाएगा। इसी से जुड़ी एक और बात जो मैंने महसूस की, वो मैं अक्सर मंचों से ये बात उठाती हूँ कि भाषा तो बहती रहेगी, अपनी राह निकालती रहेगी, बिगड़ती भी रहेगी और एक नया रूप भी लेगी। लेकिन साहब, लिपि का क्या करें? वो जिस तरह से मर रही है, जिस तरह से खत्म होती जा रही है, वो हमारे लिए उससे भी बड़ी चिंता की विषय है। और ये केवल विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं, ये हम जैसे प्राध्यापक भी उसी तरह की, हम हिंदी में नहीं लिखते हैं, जबकि सुविधाएं हैं। जरूरत सिर्फ जागरूकता की है। हम हिंदी में नहीं लिखते, हमने पूरी तरह से हिंदी को लिखने की भाषा के रूप में हमने रोमन लिपि को अपना लिया है। यहाँ तक तो ठीक है, हम जहाँ एक दूसरे से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन तकलीफ की बात वहां होती है जब प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं इस तरह से आती हैं, पूरी हिंदी रोमन लिपि में लिखी हुई। हम स्टाफ रूम में बैठ करके
उसका मजाक उड़ा लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कितनी गंभीर समस्या है कि वह विद्यार्थी अनिवार्य विषय हिंदी लेकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन वो हिंदी लिख नहीं पाते, कहते हैं हम इसमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें यहाँ से। ये भी एक बहुत बड़ी लिपि के अस्तित्व पर एक बहुत जबरदस्त खतरा दिखाई देता है। अब इन बहुत सारे ऐसे सवाल हमको दिखाएंगे, बहुत सारे उदाहरण दिखाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको जो भी हिंदी भाषा, किसी भी भाषा के, अगर मुझे लग रहा है कि अगर हम किसी भी भाषा के प्रति मोह रखते हैं, किसी भी भाषा को अपना समझते हैं, तो हम हर भाषाओं के समर्थन में खड़े होंगे और इसे किसी दिन, सप्ताह, महीने में महिमा मंडित करने की जरूरत नहीं है। कोई ठोस काम भी नहीं होगा। यह जरूरत है कि हम उसे सही अर्थों में सही दिशा दें। नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दास्ता से तो हम मुक्त हो गए, क्योंकि हम वहां मुक्ति चाहते थे, लेकिन भाषाई दास्ता से कैसे मुक्त हो पाएंगे जहां हमने उसको खुद स्वीकार किया है। तो उससे हम मुक्ति कैसे पाएंगे और मुक्ति के लिए किसके पास जाएंगे? हमारे पास कोई एक माध्यम भी नहीं रहेगा, एक जरिया नहीं रहेगा कि हम कहाँ, क्योंकि सब उसी में सराबोर रहेंगे। दो पंक्तियों से मैं अपनी बात है, भाषा का प्रश्न एक ऐसा है कि एक लंबे समय तक बात की जा सकती है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए दो पंक्तियों से अपनी बात करूंगी जो पूरी तरह से हमारी भाषा पर होती है। शहर समूचा जल गया, शहर समूचा जल गया, बचा न कोई भाग, जाने यह कैसे हुआ, देखी गई ना। तो जो भाषाओं के धीरे धीरे मरने की स्थिति बनती जा रही है, हम बनाते जा रहे हैं, जो हम देख नहीं पा रहे हैं या हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, ये कल हमें किस राह पर लेकर जाएगी, इस पर गौर करना, इस पर चिंता करना, इसके लिए एक आंदोलन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।